अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ पोर्शन बचा हुआ है और वो पोर्शन जो है हम लोग देखते हैं 3-4 क्लास में समाप्त हो जाना चाहिए। अभी तक हमको लगता है कि 14-15 क्लास हम ले चुके हैं, इसमें 14-15 लेक्चर दे चुके हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और जिसमें टॉपिक कवर किया हम लोगों ने, याद होगा आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसके बाद जो टॉपिक है वो है कमर्शियल बैटरीज जो इन्वर्टर में लगाते हैं, ट्रैक्टर में लगाते हैं, बड़े बड़े कार बाइक में लगाते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स में लगाते हैं, इवन कि टॉर्च में लगाते हैं, कैमरा में लगाते हैं, मोबाइल का बैटरी होता है, वो सब बैटरी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है। और उसके बाद एक है कोरोजन चैप्टर टॉपिक उसमें, और फ्यूल सेल, तो ये सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे। खैर, तो वो सब पढ़ने के से पहले हम आपको ये बता दें कि इससे पहले हम लोग कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की चर्चा कर रहे थे, और उसका मेजरमेंट आपको समझा दिया था कि कैसे हम कंडक्टिविटी निकालेंगे। और किसी वायर का कंडक्टिविटी निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं था, वो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते थे, जिसमें लेंथ निकाल लेंगे मैनुअली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी निकाल लेंगे, और उसमें कहा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे तो हम रेसिस्टेंस भी निकाल लेंगे। तो जब सब कुछ मालूम ही हो गया तो कप्पा निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होता है कि जैसे ही हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम उस सॉल्यूशन को जोड़ें कैसे उस सर्किट में, जो सर्किट हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम उसको जोड़ें कैसे, पहला प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम था कि हम डीसी का यूज नहीं कर सकते, ये हमारे पास एक लिमिटेशन आ गया था। तो खैर, जो भी लिमिटेशन आया था उसको तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया हुआ है। हम लोगों को आज थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाना है, और उस टॉपिक को आगे बढ़ा के इसको आज कंप्लीशन की तरफ ले जाएंगे, इस टॉपिक को। और वो टॉपिक है, मैंने एक दिन बताया था आपको कि वो टॉपिक है कि वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। हम टॉपिक पहले लिख देते हैं, वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन हम देखना चाहते हैं डाइल्यूशन पर। तो हम पहले आपको ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। आप जानते भी हैं डाइल्यूशन का मतलब, लेकिन हम एक उसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर दें। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि हम उसमें सॉल्वेंट मिलाते हैं। सॉल्वेंट मिलाने से क्या होगा कि सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो घटेगा। तो डाइल्यूशन का सीधा अर्थ हुआ कि हम कंसंट्रेशन घटाना चाहते हैं। हम डाइल्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन को, इसका मतलब हम कंसंट्रेशन घटा रहे हैं। हम इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ये टॉपिक भी इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, लेकिन चूंकि बुक्स वगैरह में यही टॉपिक है इसलिए मैंने ये लिखा कि कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में जो वेरिएशन होगा, जो डिफरेंस आएगा, जो चेंजेज आएंगे, किसके कारण, डाइल्यूशन के कारण, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, ये कंडक्शन कर रहा है। कब? जब हम इसको एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व कराए हुए हैं तब। अगर किसी दूसरे मीडियम में आप इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो याद रखिए ये आयंस में नहीं टूटेंगे, और जब ये आयंस में नहीं टूटेंगे तो करंट का फ्लो होगा ही नहीं। और हम करंट का फ्लो कराना चाहते हैं, कंडक्टिविटी की बात करना चाहते हैं। तो अब हम एक बात समझ गए हैं कि जब हम डाइल्यूशन की बात करते हैं
तो इसका मतलब हम बात करते हैं पानी मिलाने की। हम उस सॉल्यूशन में पानी मिला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिला रहे हैं। और थोड़ा बहुत आपको इसका हम ट्रेलर दिखा चुके हैं पहले भी कि कंडक्टिविटी के बारे में क्या होगा और मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगा, लेकिन हम उसको डिटेल में, चूँकि ये टॉपिक उसी के नाम है इसलिए हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में यहाँ टेकअप करेंगे। तो पहले हम यहाँ समझा दें डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग solvent and here the solvent is water, solvent is water। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वाटर है, तो डाइल्यूशन का मतलब हुआ वाटर का एडिशन, वाटर का एडिशन। सपोज कीजिए इफ वी हैव molar solution of any electrolyte, हमारे पास किसी खास इलेक्ट्रोलाइट का मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो वो जो सॉल्यूशन हमारे पास है, सपोज कीजिए कि वो सॉल्यूशन हमारे पास है 1 लीटर और इसकी मोलरिटी है 1 मोलर। अब हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, 1 लीटर वाटर इसमें हम मिला देते हैं, 1 लीटर पानी जो कि सॉल्वेंट है हमारा, हम इसमें मिला देते हैं। जैसे ही हम 1 लीटर पानी इसमें मिलाएंगे तो सॉल्यूशन जो है वो 2 लीटर हो जाएगा, 2 लीटर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसकी अगर मोलरिटी आप निकालोगे, मोलरिटी, तो आपको समझ में आ गया होगा, वो हाफ मोलर हो जाएगा। इसका मतलब कंसंट्रेशन घट गया, ये हम कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। इट मीन्स ऑन डाइल्यूशन कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन जो है वो घटेगा, इसका यह मतलब हुआ। तो यहाँ पर जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस टॉपिक में हम लोगों को ये समझना है कि कंसंट्रेशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन का कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर होता है, हम इसी के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो खैर चलिए, अब आपने समझ लिया कि डाइल्यूशन कहने का अर्थ क्या है। डाइल्यूशन हम सीधा इसलिए कह रहे हैं कि डाइल्यूट करेंगे तो उसमें सॉल्वेंट मिलाएंगे, यहाँ पानी मिलाएंगे, और डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा। कंसंट्रेशन घटने से या बढ़ने से कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर होता है, हम इसी के बारे में यहाँ स्टडी करने वाले हैं। खैर, तो हम इसको दोनों टॉपिक को अलग अलग, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों को हम अलग अलग करके आपको समझाएंगे। तो इसमें हम हेडिंग दे देते हैं, सब हेडिंग इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी। यहाँ पर जैसे ही हम बात कहें कंडक्टिविटी का, तो आपको समझ लेना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, क्योंकि डाइल्यूशन हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कर सकते हैं, किसी मेटेलिक का नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझ लेना है, ये जो कंडक्टिविटी मैंने लिख दिया है यहाँ, इस कंडक्टिविटी का मीनिंग आपको समझना है। इस कंडक्टिविटी का मतलब आपको समझना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब आपको क्या समझना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो जरा इसका डेफिनेशन याद करिए। डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो है वो किसी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी जिसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिसॉल्व होता है। तो हम ये कह दें कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी is the conductivity of an electrolytic solution containing 1 mole
of that electrolyte into it। यही डेफिनेशन है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी हुआ किसी भी ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी जिसमें उस इलेक्ट्रोलाइट का एक मोल डिसॉल्व कराया हुआ है, हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के लिए फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर this type of conductivity। यह भी आपको समझ में आता है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड था तो यहाँ कोई फ्री आयन नहीं था, नो फ्री आयन इन सॉलिड स्टेट। सो इंसुलेटर, ये सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, और जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, इसका सॉल्यूशन बनाया, ये Na+ एक्वस और Cl- एक्वस में टूट गया, और यही जो आयंस हैं दीज फ्री आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यही फ्री आयंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ साबित हो गया कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? फ्री आयंस की। फ्री आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। यहाँ पर एक बात और है, कहता है कि टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये टर्म हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। पर यूनिट वॉल्यूम इज डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ कंडक्टिविटी। किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कितनी अधिक होगी, उसके लिए जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है वो है टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस की संख्या ज़्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। हम ये कह देते हैं कि ग्रेटर इज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम greater will be its conductivity। पर यूनिट वॉल्यूम आयंस की संख्या जितनी अधिक होगी उसकी कंडक्टिविटी भी उतनी ही अधिक होगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसको कुछ पानी में मिलाया हुआ है, सपोज कीजिए 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन हमने लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन हमने NaCl का लिया, और इसमें आयंस जो है टोटल नंबर ऑफ आयंस, फॉर एग्जाम्पल ये हम कहते हैं कि 100 हो गया, और इसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर पानी और मिला देते हैं, 1 लीटर पानी मिला दिया, तो अब नेट वॉल्यूम जो हुआ, नेट वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, और टोटल नंबर ऑफ आयंस वो तो 100 ही है, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर लीटर कितना हो गया? 100,
और यहाँ अगर आप निकालते हैं नंबर ऑफ आयंस पर लीटर तो ये होगा 50। आप समझ गए होंगे, 2 लीटर में 100 है तो 1 लीटर में 50 होगा। इसका यह मतलब हुआ कि जब हम डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस पर लीटर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम घट जाता है और जिसके कारण कंडक्टिविटी घटेगी। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से घटती है, ये सर्वमान्य बात है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब हम उसमें उसका डाइल्यूशन करेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी घटेगी, ये मान लेने वाली बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन डाइल्यूशन टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम decreases, so conductivity also decreases, कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। चूँकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट रहा है इसलिए उसकी कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। ये एकदम से कन्फर्म्ड बात है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब कभी हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे उसकी कंडक्टिविटी घट जानी है। अब ये जो घट जानी है ये थोड़ा सा फ़र्क होगा। थोड़ा सा फ़र्क क्या होगा? घटेगा तो ओवरऑल घटेगा, लेकिन आपके ध्यान में होगा कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट की बात किया करते हैं हमेशा। तो यही इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोलाइट में ये जो वेरिएशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा हम इसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं यहाँ। दिस वेरिएशन इन conductivity will be slightly different मैं लिख रहा हूँ, slightly different for a strong electrolyte and weak electrolyte। ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। यहाँ बहुत सारी बातें आएंगी, यहीं से एक लॉ निकलने वाला है, कोलोरास लॉ। तो इसको जरा अगर ध्यान से समझिएगा, बड़ा मज़ेदार लॉ है वो। कोलोरास ने कैसे, यही कहते हैं नोबेल थॉट। हमको अगर वो कंक्लूजन मिलता तो हम उसको कचरे के डब्बे में फेंक देते, और उस कंक्लूजन को कोलोरास ने कितने बड़े लॉ में कन्वर्ट कर दिया, अभी आपको समझ में आएगा। तो हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि ये जो हम कंडक्टिविटी में वेरिएशन की बात कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा तो इसको हम सेपरेट करके पढ़ते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन कई बार आपको समझाया होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो 100% आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। कब? जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तब। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन ही हुआ कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयंस में टूट जाता हो जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तब। तो हम लिखते हैं जैसे NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सॉलिड है। अब इसको हम पानी में डालें, H2O में डालें तो ये Na प्लस एक्वस बनाया प्लस Cl माइनस एक्वस बनाया, मतलब 100% डिसोसिएशन हो गया। इसका 100% डिसोसिएशन हो गया। इसका मतलब जितना आयंस बनने का चांस था उतना बन गया। अब इसमें कहीं से कोई बनने का चांस ही नहीं, क्योंकि 100% ये इसने अपना आयंस दे दिया है। इसलिए अब अगर हम इसमें कुछ भी करेंगे तो आयंस की संख्या नहीं बढ़ने वाली है। ठीक है,
तो अगर ये 100% आयोनाइज हो गया तो सपोज कीजिए वही बात एग्जाम्पल जो पहले लिया कि 100% आयोनाइज होने के बाद 100 आयंस हमको मिले। अगर ये 100% आयोनाइज हुआ तो 100 आयंस हमको मिले। सपोज कीजिए आफ्टर 100% आयोनाइजेशन, 100% डिसोसिएशन, वी गेट 100 आयंस। हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा 100 तो होगा नहीं, अगर बहुत कम भी लीजिएगा तो लाखों करोड़ों की संख्या में होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मोल 58.5 ग्राम अगर सोडियम क्लोराइड होगा तो उसमें आयंस की संख्या एवोगाड्रो नंबर का दुगुना होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 आयंस देता है, तो एवोगाड्रो नंबर के दुगुने के बराबर होगा। तो हम एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मान लिए कि यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर 100% डिसोसिएशन हुआ, 100% का ये मतलब हुआ कि अब उसमें से कोई आयंस मिलने की संभावना नहीं है। सपोज कीजिए कि मेरे पास 1000 रुपया है और अभी हमसे किसी ने पटक के हमसे 1000 छीन लिया, अब हमको कोई मार भी देगा तो हमसे 1001 रुपया निकलेगा? सवाल ही नहीं, क्योंकि 100% आपने मेरा पैसा ले लिया हुआ है। तो अब वही बात यहाँ हुई कि 100% डिसोसिएशन हो गया, इसका मतलब अब उसमें से आयंस आने की संभावना समाप्त हो चुकी है, आयंस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ हेंस ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज लीनियरली। अब ये जो लीनियरली शब्द लिख दिया मैंने, इसका अपना एक मीनिंग है। लीनियरली का मतलब हुआ कि अगर हम वॉल्यूम दोगुना करेंगे तो सीधा घट के आधा हो जाएगा नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि अब नंबर आयंस बढ़ने की कोई संभावना है ही नहीं, इसलिए मैंने लीनियरली लिखा। इसलिए कहा कि अब आयंस की संख्या तो निश्चित रूप से घटेगी तो कंडक्टिविटी घटेगी। एंड सो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, इसकी कंडक्टिविटी भी घटेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, डाइल्यूट करते हैं उसको, तो डाइल्यूशन से उसका जो कंडक्टिविटी है वो लीनियरली स्मूथली घटेगी। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आइए। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो क्या होगा? कहा हुआ है, पहले से आपको कहे हुए हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है वाटर में। पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब 2%, 1%, 4% डिसोसिएट हुआ, बाकी के बाकी अनडिसोसिएटेड रह गए, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल डिसोसिएशन हुआ। जैसे एसिटिक एसिड हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम एसिटिक एसिड को वाटर में डालेंगे तो 100% डिसोसिएशन कभी नहीं होगा, उसका बहुत ही कम डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बहुत कम है उसका। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम कहेंगे कि ए वीक इलेक्ट्रोलाइट partially dissociates into आयंस। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयंस में टूट जाता है पार्शियली। तो कहें कि जैसे CH3COOH यह एक एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें हम पानी मिला रहे हैं तो निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये टूटेगा तो CH3COO- और +H+ बनावेगा, ये दोनों आयंस बनाएगा और इसमें जो डिसोसिएशन होगा वो बहुत ही कम होगा, पार्शियली डिसोसिएट होगा। डिसोसिएशन
गिव्स फ्यू आयंस, थोड़े से आयंस आपको मिलेंगे, और जो कंडक्टिविटी होगी वो केवल इन्हीं कुछ आयंस के कारण होगी, कुछ आयंस के कारण इसकी कंडक्टिविटी होगी। अब जरा समझिए कि अगर मैं इसमें पानी मिलाऊं, किसमें? एसिटिक एसिड में, अगर मैं इसमें पानी मिलाऊं, मीनिंग देयर बाय मैं इसको डाइल्यूट करूं, अगर मैं इसको डाइल्यूट करूं, इफ द solution is diluted, ध्यान देना कि एसिटिक एसिड था जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें हमने मिलाया पानी, लिक्विड, तो ये दे रहा है एसीटेट आयन CH3COO माइनस, एक कोस लिख देना चाहिए, उधर जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा था, एक प्लस। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम इसमें वाटर मिलाएंगे, आपको याद होगा तो ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल कहता है, इफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन द केमिकल रिएक्शन ऑन द इक्विलिब्रियम, देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन वेयर द स्ट्रेस इज मिनिमम। जहाँ स्ट्रेस मिनिमम होगा, यहाँ पर अगर हम वाटर मिलाएंगे तो रिएक्टेंट साइड में मिलाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड में, प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर आयंस। इसका मतलब कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम डाइल्यूट करेंगे तो वहाँ आयंस की संख्या बढ़ेगी, समझ रहे हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होता था। यहाँ आयंस की संख्या बढ़ेगी, तो आयंस की संख्या बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। गौर कीजिएगा, मैं दोनों कंट्राडिक्टरी बात कह रहा हूँ आपको, कि मैंने शुरू में कह दिया कि चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर उसका डाइल्यूशन करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी घटेगी। फिर मैं यहाँ कह रहा हूँ आपको कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जहाँ पार्शियल डिसोसिएशन होता है, अगर उसका डाइल्यूशन करते हैं तो रिएक्टेंट मिलाते हैं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होना चाहिए? प्रोडक्ट के साइड में, और प्रोडक्ट के साइड में आयंस की संख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब आयंस प्रोड्यूस होंगे, आयंस प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ने की संभावना लग रही है, लेकिन यहाँ पर दो फैक्टर है जो डिसाइडिंग है। पहला नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना, और दूसरा वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घटेगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या होगा, जरा समझिए, गौर कीजिए कि जहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी लीनियरली घट रही थी, एकदम शार्पली घट रही थी, यहाँ शार्पली नहीं घटेगी, बड़ा स्मूथली धीरे धीरे घटेगी, बड़ा कम डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि डाइल्यूट करने से आयंस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और वे आयंस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के काम में आ रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, फाइनली इफेक्ट होगा वॉल्यूम का, लेकिन जो इफेक्ट, जो गहरा प्रभाव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखने को मिलता था, वो इफेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं मिलेगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन के बाद आयंस भी बढ़ेंगे और आयंस के बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो हम कहेंगे कि फाइनली घटेगी, लेकिन बहुत कम घटेगी। यही बात हमको यहाँ कहना है। ये कहना है कि ऑन डाइल्यूशन द रिएक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड में, प्रोड्यूसिंग मोर आयंस, ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा। बट इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम dominates and finally the conductivity decreases। कंडक्टिविटी जो है वो घट जाएगी, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज।
अगर वॉल्यूम का इफेक्ट डोमिनेंट हुआ तो कंडक्टिविटी इसकी घट जाएगी, और तब हम उस केस में कहेंगे कि कंडक्टिविटी ठीक है घटेगी, लेकिन उतनी नहीं घटेगी, ये जो डिक्रीमेंट होगा वो कम होगा। बट दिस डिक्रीमेंट will be comparatively smaller than that in strong electrolyte। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितना डिक्रीमेंट होगा उससे इसमें कम होगा। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि जो हम डाइल्यूशन करेंगे तो घटेगा दोनों का, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी वो बहुत ही तेज़ी से घटेगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी बहुत तेज़ी से नहीं घटेगा, वो धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूशन के बाद आयंस भी प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए वहाँ हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी होगी। तो चलिए, ये तो मैंने कंडक्टिविटी के बारे में बताया आपको, कंडक्टिविटी कैसे वैरी करेगा। फाइनली दोनों का घटेगा, और दोनों के घटने में डिफरेंस क्या है ये आप समझ गए हैं। अब इसी को जो मेन है वो है मोलर कंडक्टिविटी। हम वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी की बात करना चाहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी में क्या होगा ये देखना है। अभी तो आपको कंडक्टिविटी के बारे में समझा दिया कि कंडक्टिविटी में कैसे वेरिएशन होता है। अब वेरिएशन मोलर कंडक्टिविटी में देख लेना है, और वही इम्पॉर्टेंट है, उसी से बहुत सारा कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी तो चलिए, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताया है अभी कि मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी का ही एक टाइप है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सच सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड। ये बात हम लोग करते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। तो डेफिनेशन से हमारे पास उसका एक फार्मूला है। फ्रॉम डेफिनेशन लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू भी बाई नंबर ऑफ मोल्स। ये आपको एकदम सीधा साधा एग्जाम्पल ये इक्वेशन बताए थे पहले, शुरू में भी बताया हुआ है। इसका यह मतलब हुआ कि यह मोलर कंडक्टिविटी कप्पा पे भी डिपेंड करेगा और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा। तो आप तो समझ गए होंगे कि जैसे ही हम डाइल्यूशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, यही बात होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो खैर चलिए, यहाँ लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन it is clear that the molar conductivity depends upon the value of kappa कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ 2 फैक्टर है डिसाइडिंग फैक्टर, एक कप्पा और दूसरा वॉल्यूम। तो दोनों का ही कंबाइंड इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप तो समझ गए होंगे कि भले ही कप्पा घटे, लेकिन वॉल्यूम जो बढ़ेगा, यहाँ वॉल्यूम का इफेक्ट फिर से डोमिनेंट होगा, और वॉल्यूम बढ़ने के कारण मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कहता है
इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम डोमिनेट्स हेयर। यहाँ वॉल्यूम का इफेक्ट बढ़ेगा एंड हेंस फाइनली मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बड़ा ही क्लियर कंसेप्ट है कि लेमडा एम कप्पा पे डिपेंड कर, तो कप्पा तो घट रहा है लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम जो बढ़ रहा है उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। और फाइनली हम लोग कंक्लूडली यह कहेंगे कि जब हम डाइल्यूट करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ती है। हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ से। तो खैर चलिए, बढ़ती है तो बढ़ने दीजिए, लेकिन आप समझ रहे हैं कि कब तक बढ़ेगी। उसमें और पानी मिलाएंगे बढ़ेगी, और पानी मिलाएंगे बढ़ेगी, और पानी मिलाएंगे बढ़ेगी, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि हम उसमें अब पानी मिलाएंगे और मोलर कंडक्टिविटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तब हम कहेंगे कि यह जो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो सकता है, और तब हम उस वैल्यू को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, आप इसको ज़रा लॉजिकली समझिए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टिविटी है जो वाटर की होती है, क्योंकि जब हम पानी 1000 लीटर डालेंगे और उसमें 2 ग्राम अगर हम कोई सोडियम क्लोराइड डाल दिए तो आप समझ रहे हैं कि कंसंट्रेशन तो नेग्लिजिबल हो गया, वहाँ सोडियम क्लोराइड के कारण कोई बात ही नहीं हुई, तो पूरी की पूरी जो कंडक्टिविटी है वो किसकी हुई, वाटर की हुई। तो ये जो लिमिटिंग केस है वो लिमिटिंग केस जो है वो लगभग वाटर की ही लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हुआ कि बहुत पानी मिलाया, इनफाइनाइटली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसमें ऐड किया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी becomes the maximum possible value and known as limiting मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेमडा एम नॉट से। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेमडा एम नॉट से। ये हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब कि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिए, इतना ज़्यादा पानी मिला दिए कि अब मोलर कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हम उस केस में कहेंगे कि दिस इज़ द लिमिटिंग केस, और उस समय जो मोलर कंडक्टिविटी होगी हम उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के नाम से जानेंगे। वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हुआ। एक साइंटिस्ट हुए ऑन सागर equation had been given to determine the limiting molar conductivity. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सीरीज आती है किताब की, ग्लास स्टोन की। अगर आपको किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना हो
हम लोगों को खास करके एमएससी लेवल में ग्लास स्टोन की सीरीज आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वहाँ ऑनसागर इक्वेशन की पूरी चर्चा होती है। यहाँ केवल आपको नाम बता दिया और वो इक्वेशन दिखा देता हूँ कि वो ऑनसागर इक्वेशन है कि लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए सी टू दी पावर 1/2। ये है इक्वेशन, ऑनसागर इक्वेशन। इस ऑनसागर इक्वेशन में एब्रीविएशन में बता देता हूँ कि किसका क्या एब्रीविएशन है। वेयर दिस लेमडा एम जो है, दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी at the given concentration। किसी खास कंसंट्रेशन पर यह मोलर कंडक्टिविटी है। लेमडा एम नॉट जो है वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लेमडा एम नॉट। ये ए जो है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है एंड दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यह इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है। यही हम आपको कुछ समझा देते हैं। जैसे NaCl के लिए इसको कहा जाता है 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, और वही अगर MgSO4 होता, MgSO4, तो इसको कहते 2:2 इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? कि मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ 2 है और सल्फेट की भी 2 है, सोडियम की 1, कैल्शियम क्लोराइड की 1:1। तो ये वैल्यू है, इससे हमको बहुत मतलब नहीं है। C जो है वो कंसंट्रेशन है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यह इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। अब ये जो ऑनसागर इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, उस इक्वेशन को जरा कोरिलेट करके देखो। ये जो लेमडा एम है ये हुआ लेमडा एम नॉट माइनस ए सी टू दी पावर 1/2। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। देखो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है क्या? इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि x के जगह पर क्या है c टू दी पावर 1/2 और y के जगह पर है लेमडा m। इसका मतलब हुआ कि y एक्सिस पर हम मोलर कंडक्टिविटी को ले, x एक्सिस पर हम कंसंट्रेशन को ले, और जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसका स्लोप निगेटिव होगा। चूँकि a माइनस है, निगेटिव है, तो उसका स्लोप निगेटिव होगा। हमको मिलेगा एक ग्राफ, एक स्ट्रेट लाइन जिसका निगेटिव स्लोप होगा। एकदम ध्यान से समझिए, अभी कुछ करना नहीं हमको, इसको इस टॉपिक को समझ लेना है, क्योंकि इसी पर आधारित है कोलरास लॉ। यहीं से निकलेगा कोलरास लॉ और उससे रिलेटेड बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोगों को समझना है उसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लॉटिंग लेमडा एम वर्सेस c टू दी पावर 1/2, we get a straight line with negative slope। देखिए ये बहुत बड़ा ग्राफ है, बहुत ही कंसेप्चुअल है ये। देखो इस x एक्सिस पर हमको लेना है c टू दी पावर 1/2 और y एक्सिस पर लेना है लेमडा m।
C⁴ एंड लेमडा m। तो हमको एक ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन जो निगेटिव स्लोप के जैसा होगा, और इसका जो स्लोप होगा वही वैल्यू देगा, स्लोप जो है वो a होगा, और ये जो इंटरसेप्ट बना यही लेमडा m नॉट होगा। देखो ना, c के जगह पर लेमडा m नॉट है, और ये जो ग्राफ है वो इत्तेफाक से KCL का ग्राफ खींचा हुआ है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हमको किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो हम उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी को प्लॉट करेंगे, और y एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बनेगा वही इंटरसेप्ट का वैल्यू लेमडा m नॉट होगा, मतलब कि वही इंटरसेप्ट का वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी देगा। क्लियर हो गया? अब अगर यहाँ इंटरसेप्ट बना तब हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम हो सकता है, और अगर इंटरसेप्ट नहीं बना तब क्या होगा? तो वही बात है, इंटरसेप्ट नहीं बनने का भी कुछ केस है क्या, वही हम लोग को डिस्कस करना है, बस वो डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो हम ये कह सकते हैं, इट मीन्स for an electrolyte when we plot lambda m versus C⁴, then intercept will give the value of lambda m नॉट। चलिए, इतनी सी बात है। अब हम कहते हैं कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सब जो बात हमने किया बड़ा स्मूथली बढ़ता है घटता है, वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया है। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो जरा समझिए, उसके लिए भी तो फॉर्मूला वही है, लेमडा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू v बाई n, यही फॉर्मूला है इसके लिए भी। लेकिन इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि यहाँ पर अगर आप डाइल्यूट करते हैं तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम कि कप्पा तो बढ़ेगा क्योंकि आयंस की संख्या बढ़ रही है, तो जितना कप्पा घट रहा था वे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में उतना तो घटेगा नहीं, थोड़ा कम घटेगा, और वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब इसको सपोर्ट करने वाला दो है, कप्पा भी और वॉल्यूम भी। इसका मतलब इसमें बड़ी तेजी से उछाल आएगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा ये। ध्यान से समझिए इसको, यहीं से जन्म होता है कोलरास लॉ का, इसलिए इसको समझना ज़्यादा जरूरी है कि ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस increases and so kappa increases along with increase in volume, जिसमें वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। Hence लेमडा m इंक्रीजेज सडनली, एकाएक अचानक उसमें उछाल आ जाएगा। जाहिर सी बात है कि अगर दो फैक्टर उसको डिसाइड करने वाला है, दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये एक ही बार में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो बढ़ने दीजिए इसको। देखिए, हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, कंसंट्रेशन घटाने का मतलब डाइल्यूशन हुआ। ये है एसिटिक एसिड के लिए। ध्यान से देखना, हम यहीं से कुछ कंक्लूजन आपको समझाएंगे। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने लिखा। पहले धीरे धीरे डाइल्यूशन डाइल्यूशन हो रहा है, कंसंट्रेशन घट रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ा और एक ही बार में उछाल लिया, ये तेज़ी से बढ़ा। और जब ये तेज़ी से बढ़ा तो यहाँ कोई इंटरसेप्ट नहीं बना। इन दिस केस
in this case no intercept at y-axis is made। कोई एक्सिस वहाँ, कोई इंटरसेप्ट नहीं बना। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस ग्राफिकल मेथड से, जो कि ऑनसागर इक्वेशन पर बेस्ड है, इस ग्राफिकल मेथड से जो कि ऑनसागर इक्वेशन पर बेस्ड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं। हम ये जुमला लिख देना चाहते हैं कि आप भूल जाइएगा कि हम इस मेथड से, किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, जो कि ऑनसागर इक्वेशन पर बेस्ड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं। हेंस बाय दिस graphical method which is based on Onsager equation, we cannot calculate the limiting molar conductivity of a weak electrolyte। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और आ जानी चाहिए, क्योंकि यहीं से फिर से जन्म होता है। आप समझ गए होंगे कि यहीं से हम निकालेंगे कोलरास लॉ। तो अब समझ गए होंगे आप कि कोलरास लॉ जो है किस काम के लिए है। कोलरास लॉ निकालते हैं, कोलरास लॉ पढ़ते हैं हम लोग कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं तो वह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अब कोलरास लॉ से निकाल पाएंगे। अब इससे हम वो नहीं निकाल पाएंगे, ये बड़ा ही मुश्किल है, ये फेल हो गया। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंटरसेप्ट बनेगा ही नहीं, और जब इंटरसेप्ट नहीं बनेगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो कोलरास लॉ पर होगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बड़ा ही कंसेप्चुअल है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कोलरास लॉ।